10 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान किया जाता है। ये बात सुन सतीश अपने साथियों के साथ उस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहां सभी मर चुके लोगों की लाशें रखी हुई थी। अब वहां पर 2 लाशें ऐसी होती हैं जिन्हें किसी ने भी क्लेम नहीं किया था, जो थी एक लेडी और एक जेंट्स की। तो ये लोग जेंट्स की लाश को चुनते हैं और उसे अपने परिवार का सदस्य बताकर पैसे अपने नाम करवा लेते हैं। फिर ये लाश इन्हें दे दी जाती है और सतीश ही उसका क्रियाक्रम कर देता है। फिर जब चिता जल रही होती है तो सतीश उस मरे हुए आदमी से कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे आज बहुत फायदा हुआ है, इस 10 लाख रुपए के लिए थैंक यू। अगर तुम जिंदा होते तो मैं तुम्हारे लिए कुछ तो जरूर करता। उसकी इतना कहते ही सतीश को उस चिता में कुछ दिखता है और उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। अब सतीश ने यहाँ क्या देखा था या उसके साथ क्या हुआ ये तो हमें नहीं दिखाया जाता, क्योंकि कहानी यहाँ से 2 महीने पहले चली जाती है वापस महेंद्रगिरी में, जहाँ पर एक ऑफिसर की एंट्री होती है और उसका नाम भीमा होता है। भीमा आते ही भवानी के घर में घुसकर उसके सभी लोगों को बुरी तरह से मारता है। फिर वो भवानी से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना था, इसलिए अपना ट्रांसफर इस जगह कमिश्नर से विनती करके करवा लिया, लेकिन मैं तुझे अभी नहीं अरेस्ट करूंगा क्योंकि फिर तो मेरा ट्रांसफर कहीं और करवा देगा और कमिश्नर साहब को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं यहाँ भी 1 महीने पूरा रहकर गाँव घूमूंगा। तब तक तुम मजे करो, लेकिन 1 महीना पूरा होते ही तुम खुद आकर सरेंडर कर देना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया और मुझे आना पड़ा तो मैं तुम्हें अच्छे से तोड़ने के बाद ही अंदर करूंगा। इतना कहकर भीमा वहाँ से चला जाता है। अब भीमा ने यहाँ आते ही सभी गैर कानूनी कामों पर रोक लगा दी थी, जिस कारण भवानी को काफी नुकसान सहना पड़ रहा था। अब ये बात जब उसके बेटे रुद्र को पता चलती है तो वो वापस गाँव आने की बात करता है, लेकिन भवानी उसे रोकता है और कहता है कि तुम जिस काम के लिए गए हो वो जरूरी है, बाकी उस भीमा का वक्त। इसी दौरान गांव के दूसरे छोर पर हम कुछ लोगों को किसी तरह का सैटेनिक रिचुअल करते हुए देखते हैं। इसके बारे में भी हमें आगे पता चलेगा। इधर भीमा पूरे गांव में ऐलान कर देता है कि अब से जिसका भी कुछ चोरी होगा तो आप पुलिस स्टेशन आकर जितने की चोरी हुई है उतने का नाम लेकर जा सकते हैं। दरअसल यहाँ पुलिस उल्टा लोगों से घूस खाती थी, तो लोगों ने चोरी चकारी की घटना के लिए पुलिस स्टेशन जाना ही छोड़ दिया था, इसलिए भीमा ने यह ऐलान किया था। इसी बीच एक आदमी का पर्स चोरी हो जाता है जिसमें 5,000 रुपए थे। इसके बदले भीमा उसे अपने जूनियर ऑफिसर्स की तरफ से 5500 रुपए दिलवा देता है। इसमें एक्स्ट्रा 500 रुपए उस वॉलेट का भी दाम था जो भीमा ने उसे दिलवा दिया था। अब ये पैसे भीमा के जूनियर्स को अगले 10 दिनों में इंटरेस्ट के साथ चुकाने होंगे। भीमा के इस नियम की वजह से सभी पुलिस वाले अब हर रिपोर्ट और कंप्लेन को सीरियसली लेने लग जाते हैं और बिना घूस लिए उनके पैसे या सामान रिकवर करवाते हैं। अब उस आदमी का पर्स भी पुलिस वाले वापस ले आते हैं और सारा काम सही होने लगता है। मतलब भीमा ने यहाँ का सिस्टम एकदम से सही कर दिया था। इसी बीच भीमा की मुलाकात एक बच्चे से होती है जिसका नाम रमा था। वो बच्चा अनाथ था और पेट पालने के लिए चाय बेचता था। इस बच्चे का नाम सुनकर ना जाने क्यों भीमा थोड़ा इमोशनल हो जाता है और उससे कहता है कि तुम मुझे भैया बोला करो। फिर एक दिन कहीं जाते वक्त भीमा यहाँ के प्राचीन शिव मंदिर के सामने रुकता है। वहाँ का एक साधु भीमा के सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि हमें तुम्हारा इंतजार था। इसके बाद एक बार ऐसे ही जब भीमा पुलिस स्टेशन में होता है तो वहाँ विद्या नाम की एक लड़की आती है, क्योंकि उसे पुलिस सिक्योरिटी चाहिए थी। वो भीमा से बताती है कि मुझे एक लड़का कह रहा है कि अगर मैंने उसे शादी के लिए हाँ नहीं की तो वो मुझ पर एसिड डाल देगा और मुझे उससे सुरक्षा चाहिए। यहाँ भीमा विद्या को देखते ही उस पर लट्टू हो जाता है और वो विद्या को पर्सनल सिक्योरिटी देना शुरू करता है। सबसे पहले वो विद्या को स्कूल लेकर जाता है जहाँ वो टीचर थी। तब भीमा को पता चलता है कि ये तो विद्या का पार्ट टाइम काम है, असल में वो तो बॉटनी PhD की स्टूडेंट है। अगले दिन विद्या को वो लड़का फिर से एसिड फेंकने की धमकी देता है और इस बारे में वो पुलिस स्टेशन में कॉल करके बता देती है। तो भीमा तुरंत पूरी फोर्स लेकर वहाँ पहुँच जाता है, जिसे देख के वो लड़का भागने लगता है। अब भीमा ने उस लड़के को पकड़ लिया था, लेकिन वो विद्या से कहता है कि वो तो भाग गया। इसके बाद थाने में भीमा उस लड़के को खूब अच्छे से धोता है। तब वो देखता है कि ये असल में विद्या के पीछे एसिड की जगह सोडा लेकर घूमता था। इस बारे में जानने के बाद भीमा उस आशिक के फोन से विद्या को मैसेज करके कहता है कि आज मैं तुम्हारे हॉस्टल में घुसकर तुम पर एसिड फेंकूंगा। इस मैसेज के मिलते ही विद्या भीमा को कॉल करके हॉस्टल बुलाती है और वहाँ भीमा को विद्या के रूम में जाने का मौका मिल जाता है। लेकिन यह भीमा की अच्छाई और शराफत देखकर वो उससे इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि भीमा ने उसका फायदा उठाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी, जिसके साथ इन दोनों की लव स्टोरी यहीं से शुरू होती है। इन्हीं सब के दौरान भीमा को ये भी पता चलता है कि विद्या एक आयुर्वेदिक के आचार्य रविंद्र के सेंटर में रिसर्च कर रही है। रविंद्र विद्या के लिए उसके पिता के समान है। साथ ही रविंद्र के इस आयुर्वेदिक सेंटर में उन बीमारियों का इलाज भी हो जाता है जिसका इलाज कई डॉक्टर्स के पास भी नहीं होता और रविंद्र किसी से रात के वक्त भी नहीं मिलता था। वहाँ उनका एक शिष्य खास तरह का पौधा रविंद्र के पास लेकर